टू एगोनिस्ट कहते हैं, या शॉर्ट में हम सावा भी कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग यानी थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। 3 मिनट के अंदर पेशेंट को आराम मिलाते हैं। क्विकली रिलीव सिम्टम्स विद इन 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट के अंदर पेशेंट की इमरजेंसी ओवर हो जाती है। नॉट फॉर रेगुलर यूज, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, और यही प्रैक्टिस हमें आपकी चेंज करनी है। अभी भी एक सर्वे कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो इनहेलर लिखा जाता है वो रिलीवर इनहेलर लिखा जाता है, और रिलीवर इनहेलर के बारे में गाइडलाइंस कहती है कि नॉट फॉर रेगुलर यूज। अभी भी जो बीटा टू एगोनिस्ट की जो सेल है कंट्री के अंदर, वो इनहेल्ड स्टेरॉइड से ज्यादा है। जिस इनहेलर को नियमित प्रयोग नहीं करना है उसकी बिक्री ज्यादा हो रही है, उसके पर्चे ज्यादा आ रहे हैं देश के अंदर, और जिस इनहेलर की नियमित जरूरत है उसके पर्चे कम आ रहे हैं, उसकी सेल कम हो रही है। इस प्रैक्टिस को कल से बदलना है, ये रेगुलर यूज के लिए नहीं है। इन्फ्लेमेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब भी ट्रिगर आएगा इन्फ्लेमेशन रहेगा, और जब भी आप इसको कंट्रोल करेंगे फिर आ जाएगा। इसलिए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी प्रिवेंटर ड्रग रेगुलर जरूरी है। जो स्पाज्म जब जब होगा, स्पाज्म के हिसाब से बीटा टू एगोनिस्ट यानी साबा ड्रग ऑफ एंड ऑन जरूरी है। अब ये जो रिलीवर ड्रग्स हैं, ये 2 तरह के केमिकल हैं, सैल्ब्यूटामॉल, लिवोसैल्ब्यूटामॉल, ये दूसरा आइसोमर है सैल्ब्यूटामॉल का, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं। दोनों में से किसी को भी आप एज ए रिलीवर ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी टेकन ओकेजनली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा जब जिस दवा की जरूरत हो उसको लें। ये जो कंट्रोलर मेडिकेशन है, या आम भाषा में हमने मरीज को समझाया कि भाई ये आपकी फेफड़े को ताकत देंगी और जो आपको दौरे पड़ा करते थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको नियमित लेना है, कि जैसे किसी को चश्मा लग जाता है तो फिर चश्मा उसको हमेशा लगाना पड़ता है। नहीं लगाएगा तो आंख की जो पावर है, अगर आप देखें जिस किसी को चश्मा लगता है आप 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, और 6 महीने के बाद आप आंख के डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे तो उसकी आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए आंख का चश्मा जिस बार एक बार लग गया तो वो हमेशा लगाना है। उसी तरह कंट्रोलर इनहेलर को हमेशा लेना है, कि जिससे फेफड़ा मजबूत बना रहे, प्रॉब्लम सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, और पेशेंट को कभी भी अस्थमा का अटैक न पड़ पाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सूजन को कम करता है। प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स, ये भविष्य में होने वाले अटैक को कम करता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ अस्थमा, और इसका जो असर है वो 12 से 24 घंटे रहता है, जबकि रिलीवर ड्रग हम देते हैं उसका असर 3 से 4 घंटे रहता है। ओनली फॉर रेगुलर यूज, और यही दवा ऐसी है जो नियमित इस्तेमाल करने के। इसलिए कंट्रोलर नाम की जो मेडिकेशन है, चाहे पेशेंट स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उसको बराबर लेनी है, और ये मैसेज पेशेंट को, अटेंडेंट को जरूर देना है। ये कन्विंस पेशेंट को हर तरह से जरूर करना है। अब ये जो अवेलेबल कंट्रोलर्स हैं हमारे देश में, वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे बेक्लोमिथासोन है, ब्यूटीसोनाइड है, फ्लूटिकासोन है, और भी कई है, साइक्लोसोनाइड है। लेकिन इनके बारे में फिर अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि टू बी टेकन रेगुलरली विद और विदाउट सिम्टम्स। ये समझ में जब आया कि अस्थमा के बीमारी में 2 तरह की पैथोलॉजी है और 2 तरह की इनहेल मेडिकेशन की जरूरत है, तो एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया कि क्यों ना हम दोनों तरह की मेडिकेशन को कंबाइन कर दें, और इस तरह से कंबाइन कर दें, इस रैशनल के साथ कर दें कि लगभग बराबर समय तक वो कार्य करें, और उनकी जो ट्यूनिंग हो, उनका जो एक्शन हो, वो एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला हो, यानी सिनर्जिस्टिक हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन आया, जिसमें कहा गया कि अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ स्पाज्म एंड स्वेलिंग, सो द आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा नीड्स रिलीवर प्लस कंट्रोलर। रिलीवर नाम की भी दवा भी चाहिए हमको, कंट्रोलर नाम की, एंड कॉम्बिनेशन इज इनहेल बीटा टू एगोनिस्ट प्लस ICS। अब यहां पर कंफ्यूजन ये नहीं करना चाहिए, अभी जो मैंने इनहेल बीटा टू एगोनिस्ट बताया, रिलीवर बताया, वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, यानी साबा है, जो 2 से 3 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर देता है और 3-4 घंटे उसका असर रहता है। इसके साथ जो हम कंबाइन करने वाले हैं वो एक लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है, यानी लाबा है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, यानी लाबा है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा बहुत स्पाज्म बना रहता है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल रहे, यानी पेशेंट वर्ष से वर्ष सिचुएशन ट्रिगर की एक्सपोज हो जाए तब भी उसको बिल्कुल तकलीफ ना हो। इस कॉम्बिनेशन को फॉर्मेट्रॉल, जिसको में 2 लाबा होते हैं, फॉर्मेट्रॉल और सैल्मेट्रॉल। फॉर्मेट्रॉल के साथ फायदा यह है कि इसके साथ लॉन्ग एक्शन भी है और एक शॉर्ट एक्शन भी है, तो जल्दी भी काम करना शुरू करता है और 12 घंटे से ज़्यादा इसका असर भी रहता है, और इसी तरह इनहेल स्टेरॉइड का असर भी 12 घंटे से ज़्यादा रहता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक रैशनल कॉम्बिनेशन है, एक सही कॉम्बिनेशन है, अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है, और इस बेक फॉर्म रोटाकैप के रूप में आपके पास अवेलेबल है। COPD हम लोग जो वर्कशॉप का नेक्स्ट एक लेवल है उसमें डिस्कस करते हैं।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कल से आप हर मरीज जो सांस फूलने की कंप्लेंट लेके आएगा उसको आप अस्थमा समझ लेंगे और अस्थमा का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मुख्य तौर पे सांस की नली के अंदर आने वाली रुकावट की जो 2 प्रमुख बीमारियां हैं, उनका एक का नाम है अस्थमा, जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, फैमिलियल है, पारिवारिक है, हेरिडिटरी है, जिसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है। दूसरी एक सीओपीडी नाम की बीमारी है, जो ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो स्मोकिंग करते हैं या कहीं ना कहीं से धुआं से एक्सपोज रहते हैं। जैसे हमारे देश में ग्रामीण महिलाएं हैं, वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, अंगीठी पे खाना बनाती हैं, तो वो धुएं से एक्सपोज रहती हैं क्रॉनिकली, तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्मोकिंग से होती है, उसको सीओपीडी कहा गया, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये इस बीमारी में पेशेंट की गलती है, पर्सन की कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गलती है। इसके लिए भी एक मेडिकेशन है, इनहेल मेडिकेशन है, क्योंकि ये भी सांस की नलियों की बीमारी है, तो इसको भी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की ज़रूरत है। और इसलिए ये डुओसेट नाम का कैप्सूल आता है, और ये 3 कैप्सूल लगभग 6 से 8 घंटे के अंतराल पे, गैप पे आप दे सकते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी में परमानेंट डैमेज हो जाता है। और वो, जैसे हमने कहा, अस्थमा वेरिएबल बीमारी है, इरिवर्सिबल बीमारी है, सीओपीडी एक परमानेंट बीमारी है, परमानेंट डैमेज हो चुका है धुएं के कारण फेफड़े के अंदर, इसलिए इस दवा को रेगुलर लेना पड़ता है। अब एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें कल से, ये इसलिए प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि कल से जब आप प्रिस्क्रिप्शन अस्थमा का लिखेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो चेंज होगा तो कुछ एक विजुअल इंप्रेशन आप यहाँ से लेके जाएं कि वो प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ कुछ इसके पैरामीटर लिखे हैं, कंप्लेंट्स लिखी हैं, और यहाँ पर इसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एस्थलीन रोटाकैप QID यानी 4 टाइम्स ए डे, और बेकफोम 200 रोटाकैप BD यानी 2 टाइम्स ए डे वाया रोटाहिलर। और 2 हफ्ते के लिए इस पेशेंट को कहा गया है कि वो पर्चा लेके जाए और 2 हफ्ते के बाद आपको फिर आके दिखाए। आपको लगता है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो आप 1 हफ्ते बाद भी बुला सकते हैं, या अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप में बुला सकते हैं। मैनेजिंग स्टेरॉइड डिपेंडेंट अस्थमा इन क्लिनिक। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि स्टेरॉइड एक बहुत अच्छी दवा है, और कहते हैं कि स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है, बिल्कुल जिसको कहते हैं रामबाण है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ओरल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। हम जो कंट्रोलर नाम की मेडिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरॉइड, वो इनहेल्ड स्टेरॉइड है, और जैसा मैंने कि बताया कि केवल लंग्स में जा रहा है, सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि हम ओरल स्टेरॉइड अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ओरल स्टेरॉइड ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट हैं। अमूमन 2 से 3 हफ्ते के दौरान अगर आप स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो अमूमन साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश में क्या होती है, स्टेरॉइड का मिसयूज बहुत होता है। स्टेरॉइड के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि जब हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि ये अमृत है, जो हमने दिया आपको अमृत दवा है, बिल्कुल रामबाण है, जादू करेगी, कल से ही इसका जादू सिर चढ़ पे आपके बोलेगा और सब आपकी तकलीफ को हर लेगा। और वहीं कहीं जब पेशेंट कहता है कि वो दूसरे डॉक्टर ने लिखा है तो हम कहने लगते हैं अरे जहर लिख दिया। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा स्टेरॉइड तो अमृत है और उसका स्टेरॉइड विष है, जहर है। ऐसा नहीं है, स्टेरॉइड तो स्टेरॉइड है, वो अमृत ही है। डिपेंड इस पे करता है, निर्भर इस पे करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको ओरल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना ही है, जैसा कि हमारे देश में होता, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बैटनीलॉन पर, बैटनीसॉल पर और इस तरह की जो दवाएं आती हैं, डेक्सोना है, इस तरह की टैबलेट्स काफ़ी ले रहे हैं। और जब भी उन्हें होती है, कुछ तो पहले डॉक्टर से लेते हैं, फिर वो नाम सीख जाते हैं, सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं। चूंकि हमारे देश में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्ट पेशेंट बोलो तो मेडिकल स्टोर, खांसी की दवा दे दो तो कफ सिरप मिल जाता है, बुखार की दवा दे दो तो पैरासिटामोल मिल जाता है। तो पेशेंट डायरेक्ट लेने लगता है, वो जानता है कि हमको क्या लेना है, एक डेरिफाइलिन लेनी है, एक एस्थेलिन लेनी है और एक बैटनीलॉन लेनी है। देना भाई तीनों, अभी देखो मैं 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगा। तो ये पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करने लगता है, और यही कहते हैं कि स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट बन जाते हैं। तो अगर इस तरह का पेशेंट है, अगर आपने हिस्ट्री ली डिटेल उसमें, तो केवल इनहेल थेरेपी शुरू में रखने से पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको ओरल प्रेडनिसोलोन भी 20 मिलीग्राम पर डे, अगर एडल्ट पेशेंट है तो, और नहीं बच्चा है तो उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके, और ये आपको देना होगा 1 हफ्ते तक। और उसके साथ तब आप
इसको बेक फॉर्म रोटाकैप दे सकते हैं। अगली विजिट पर 1 हफ्ते के बाद क्या करेंगे ऐसे पेशेंट को, यानी लगता है आपको कि ये पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, तो 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे और 1 हफ्ते के बाद क्या करेंगे, इफ पेशेंट इज मच बेटर, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड किया है तो टेपर और ओमिट प्रेडनिसोलोन तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद, या आपको लगता है कि नहीं 2-4 दिन और जरूरत है तो धीरे धीरे उसको टेपर कर सकते हैं। कंटिन्यू बेक फॉर्म फॉर 2 मंथ्स इन द सेम डे। बाकी जो आपका रोटाहिलर आपने लिखा है बेक फॉर्म, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बेक फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और एस्थेलिन नाम के रोटाकैप को, जैसा मैंने बताया, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हल्की फुल्की सांस फूलेगी या तेज फूलेगी तो उसको ले सकता है। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि 1 हफ्ते के बाद आपने बेक फॉर्म भी दिया, आपने एस्थेलिन भी दिया, आपने ओरल प्रेडनिसोलोन भी दिया, और 1 हफ्ते के बाद भी आपको लगता है कि पेशेंट मच बेटर नहीं हुआ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं इस पेशेंट को क्यों नहीं पेशेंट रिस्पॉन्ड किया, और तब आपको सबसे पहला काम करना है कि रोटाहिलर टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्यों इस्तेमाल करनी है? क्योंकि ये एक मशीन है, उस पेशेंट ने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की है। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन एरर हो सकती है, गलती हो सकती है, हमसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, मरीज से भी हो सकती है, इसलिए उसकी टेक्निक सही है कि नहीं, इसलिए उसको चेक करना पड़ेगा। चेक वेदर यूजिंग बेक फॉर्म रेगुलरली। दूसरे जो अटेंडेंट उसके बैठे हुए हैं उनसे पूछना पड़ेगा इनकी कैसी पर्सनालिटी है, दवा रेगुलर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अकेले में पूछना पड़ेगा, पेशेंट को बाहर करके पूछना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई में इन्होंने जैसे जैसे दवा बताई जिस शेड्यूल के तहत उसके तहत इन्होंने दवा ली है कि नहीं ली है। इफ मच बेटर देन यू कैन टेपर डाउन द डोज ऑफ बेक फॉर्म। और मेरी तो एडवाइस ये है कि जब भी पेशेंट आए उससे कह दीजिए कि पर्चा भी लाएगा और साथ में रोटाहिलर रोटाकैप भी लाएगा, और जो उस समय की डोज शेड्यूल होगी वो आपके सामने ही लेके दिखाएगा, या आपके कंपाउंडर या अटेंडेंट के सामने लेके दिखाएगा, जिसको आपने ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है कि रोटाहिलर इनहेलर कैसे लिया जाता है। हर विजिट पर अगर आप उसको क्रॉस चेक करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें जो क्वालिटी है, जो टेक्निक है, उसमें गिरावट आने लगती है। तो सही तरीके से बिल्कुल परफेक्शन के साथ रोटाहिलर वो लेता रहे, इसलिए हर विजिट में उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। ऑलवेज चेक रोटाहिलर टेक्निक, रेगुलरिटी ऑफ इनहेलर यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसमें हम डॉक्टर्स कम्युनिटी को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। जब भाई आप इससे पहले आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया तो आप कैसे जान सकते हैं, या इससे पहले जब आप मेडिकल स्टूडेंट थे, आपके मेडिकल करिकुलम में नहीं था, तो आप कैसे जान सकते हैं। तो यही तरीका है कि जब इसको सीखना चाहिए, और इसको सीखने के साथ साथ मरीज को, अटेंडेंट को, आपके पास अपनी क्लिनिक में, अस्पताल में जो भी कंपाउंडर अटेंडेंट हैं, उन सबको सीखना चाहिए। जब पेशेंट आया है तो पेशेंट को और उसके साथ साथ एक अटेंडेंट को भी इसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग जब आप पेशेंट के अटेंडेंट को दे देंगे तो वो अटेंडेंट उस पेशेंट को जब वो लेगा तो उसको क्रॉस चेक करता रहेगा और आपको बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने ट्रेन किया था वैसे ही लेते रहे। अब सबसे बड़ा विषय, इनको इस्तेमाल कैसे करें, ये अभी आपके सामने दिखाएंगे कि रोटाहिलर ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। रोटाहिलर एक ड्राई पाउडर इन्हेलर है जिसे प्रयोग करना बहुत ही आसान है। ये रोटाहिलर है और ये रोटाकैप है। इसका ऊपरी भाग रंगीन तथा निचला हिस्सा पारदर्शी है। रोटाकैप के पारदर्शी हिस्से को रोटाहिलर के उभरे हुए चौकर हिस्से में डालते हैं। रोटाकैप को नीचे दबाएं जिससे कि रोटाकैप का ऊपरी हिस्सा एक लेवल में आ जाए। अब रोटाहिलर के ऊपरी हिस्से को पकड़े और निचला भाग ऐसे घुमाएं। जैसे ही आप इसे घुमाएंगे, रोटाकैप का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से अलग हो जाएगा। अब पूरी तरह से सांस बाहर छोड़े। रोटाहिलर का माउथपीस दांतों के बीच में रखकर होठों से कसकर बंद कर ले। अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाए। मुंह से तेज और गहरी सांस खींचे। रोटाहिलर से सांस खींचते हुए आपको खरखर की आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ प्रमाणित करती है कि आप दवा सही तरीके से ले रहे हैं। रोटाहिलर को मुंह से निकाले किंतु होठों को बंद रखें। सांस को 10 सेकेंड या जब तक आप आराम से रोक सके रोकें। इसके बाद धीमे से सांस छोड़ें।
यदि पाउडर बचा है तो दोबारा खींच लीजिए। अगर आपको दूसरी डोज लेनी है तो बताए गए स्टेप्स दोहराइए। किसी को भी मैं यहाँ खड़ा कर दूं, रोटा हेलर कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर खींच के दिखा देगा सही सही। अब स्टेबल अस्थमा मैनेजमेंट एक किट है, उसमें आपको क्या चाहिए? आपकी क्लिनिक में कल से एक सामान क्या होना चाहिए? बेक फॉर्म रोटा कैप होना चाहिए, रोटा हेलर होना चाहिए और एक पीक फ्लो मास्टर होना चाहिए। पीक फ्लो मास्टर आपको बता दिया गया है, जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट और ब्लड शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर, उसी तरह से सांस की कार्य क्षमता को नापने के लिए पीक फ्लो मास्टर। और ये इसलिए भी जरूरी है कि पेशेंट, जब आपने पहली बार पेशेंट आया और उससे फूंकने को कहा, मान लीजिए 400 रीडिंग आई, एक हफ्ते का आपका ट्रीटमेंट लिया, आप कहें चलेगा डॉक्टर साहब वो फिर फुकवा दीजिए हमें फूंकनी, वो फिकनी जब आप दोबारा फुकवाएंगे तो नेचुरली रीडिंग 400 से ज़्यादा ही आएगी, 450 500 आई, तो पेशेंट के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मेरे अंदर स्टेमिना बढ़ा है, मेरे फेफड़े की ताकत बढ़ी है। और ये कॉन्फिडेंस जब पेशेंट लेके जाएगा तो वो सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट का काम करेगा आपका। ना आप होर्डिंग लगा के अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ना पोस्टर, ना पैम्पलेट बंटवा के अपने क्लिनिक के। वो पेशेंट जो कॉन्फिडेंस आपके साथ अर्जित लेके जाएगा, वही सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट आपके लिए साबित होने वाला है। अभी बात हो रही थी इसकी स्टेबल अस्थमा के लिए क्या चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रोटा हेलर अटैक में भी काम करता है? तो नहीं, अटैक जब पड़ेगा तो आपको इनहेलर ही चाहिए। और इनहेलर के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए। अक्सर मैं कहता हूं कि दोनों का चोली दामन का साथ है। कुछ चीज़ें होती ना हमारे देश में, ऐसा नहीं होती। जैसे पूजा पे आप कहीं बैठिए तो पंडित जी तुरंत कहेंगे पति पत्नी को साथ लाइए। तो ये पति पत्नी है, देखिए कितना आसान है। ये मीटर डोज इनहेलर है। इसे स्प्रे इनहेलर भी कहा जाता है। ये जीरोस्टेट वीटी स्पेसर है। इसे प्रयोग करने का कारण है कि मीटर डोज इनहेलर से दवा बहुत तेज स्पीड से निकलती है। इसके कारण मरीज मीटर डोज प्रेस करना तथा सांस खींचना एक ही साथ नहीं कर पाता। स्पेसर का माउथपीस माउथ कवर से ढक दे। अच्छी तरह से इनहेलर को हिलाए। अब इनहेलर को स्पेसर के दूसरे सिरे के स्लॉट में इस तरह लगा दे। अंगूठे से इनहेलर का निचला सिरा तथा 2 उंगली से ऊपरी सिरा ऐसे पकड़े। इनहेलर के कैनिस्टर जोर से दबाए। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़े। स्पेसर का माउथपीस का कवर हटाए। माउथपीस दांतों के बीच में रखकर होठों से कसकर बंद कर ले। सिर थोड़ा पीछे झुकाए। मुंह से धीमी और गहरी सांस खींचे। स्पेसर को मुंह से निकाले किंतु होठों को बंद रखें। सांस को 10 सेकेंड या जब तक आप आराम से रोक सके रोकें। इसके बाद धीमे से सांस छोड़े। एक बार फिर स्पेसर से सांस खींचे। अगर आपको दूसरी डोज लेनी है तो बताए गए स्टेप्स दोहराएं। डायरेक्ट इनहेलर जब आप लेते हैं तो सिर्फ एक मौका है, सिंगल अपॉर्चुनिटी आपके पास, पेशेंट के पास है इस दवा को फेफड़े में पहुंचाने की। और जब ये स्पेसर में दवा चली जाती है तो अवसर बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं ड्रग डिलीवरी। मान लीजिए इनहेलर आप सही ले रहे हैं डायरेक्ट, तब भी अगर आप स्पेसर से लेते हैं तो ड्रग डिलीवरी डबल हो जाती है। इसलिए जब भी इनहेलर का इस्तेमाल किया जाए स्पेसर के साथ किया जाए। छोटे बच्चों के लिए, 2-3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक और सिस्टम है, इसको बेबी मास्क बोलते हैं।
बच्चों, बुजुर्गों और जो मरीज स्पेसर का माउथपीस सही ढंग से नहीं पकड़ सकते, उनमें हम बेबी मास्क का प्रयोग करते हैं। स्पेसर का माउथपीस का कवर हटाएं। बेबी मास्क को इस तरह स्पेसर के माउथपीस पर फिट करें। इन्हेलर को हिलाएं और स्पेसर के स्लॉट में लगाएं। ये अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। बेबी मास्क को मरीज के मुख और नाक को कवर करते हुए इस तरह फिट करें। अंगूठे से इन्हेलर का निचला सिरा तथा 2 उंगली से ऊपरी सिरा इस प्रकार पकड़े। अब इन्हेलर को जोर से दबाएं। मरीज के मुंह पर 30 सेकंड तक रखें और उसे अपनी तरह से आराम से सांस लेने दें। अगर आपको दूसरी डोज लेनी है तो बताए गए स्टेप्स दोहराएं। और बच्चे को अपने ओरिजिनल स्टाइल से लेने दीजिए। वो रोते हुए सांस ले रहा है, हंसते हुए सांस ले रहा है, खांसते हुए सांस ले रहा है, कैसे भी नहीं। बस अटेंडेंट को समझा दीजिए कि ये मास्क जो है इसके ऊपर रहना चाहिए, दैट्स ऑल। देखिए अटैक में हम क्या करते हैं, अटैक के समय अपने क्लिनिक में इन्हेलर और स्पेसर भी होना चाहिए, बेबी मास्क भी होना चाहिए बच्चों के लिए, और एस्थेलिन इन्हेलर चाहिए आपको, स्पेसर चाहिए और बेबी मास्क चाहिए। सी दिस चाइल्ड। This is a 9-month-old child with its second episode of wheezy cough. Restlessness and continuous crying are prominent. खांसी भी है ना, यहाँ खड़ी रहो बस।